नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पर संचालित इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, और ये प्लांट्स एंजियोस्पर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक से संबंधित एक और वीडियोज में हमने डाइवर्सिटी के प्रारंभिक प्रकार को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था उसके स्वभाव की अथवा उसके परिमाप की विविधता। दूसरा टॉपिक जो उसकी विविधता से संबंधित था वो जीवन काल के आधार पर विविधता कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है के बारे में हम डिस्कस किया था। आज हम उसी विविधता के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में पाई जाने वाली विविधता है कौन सी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे आवास में या उसके हैबिटेट में डाइवर्सिटी से संबंधित है। विद्यार्थियों, इस चैनल से सीधे ही जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप चैनल से डायरेक्ट लिंक हो सके। इस चैनल पर समय समय पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आइकॉन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व में अपलोड किए गए मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन प्लांट पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, जिससे आप उससे सीधे ही लिंक हो जाए, पहले आपको वो समझ में आ जाए, फिर ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आवास में विविधता के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आवास की परिभाषा क्या होगी, किसको कहेंगे आवास? तो पौधों के प्राकृतिक परिवेश को जिसमें वो पाया जाता है, वो प्राकृतिक परिवेश उस पादप का आवास कहलाता है। आवास कई प्रकार का होगा, ये निर्भर करेगा उसकी जलवायु के आधार पर, ये निर्भर करेगा उसकी वातावरण के आधार पर। तो हमने मुख्य रूप से आवास को दो भागों में विभक्त किया है। पहला आवास जलीय आवास और दूसरा होता है वो स्थलीय आवास। वायुमंडलीय आवास नहीं हो सकता क्योंकि वायु के अंदर पौधे नहीं पाए जाते, दो जगह पाए जाएंगे, या तो जल में या फिर स्थल में। जलीय परिवेश को या जलीय आवास को उसमें पाई जाने वाली लवणों की मात्रा के आधार पर दो भागों में हम विभक्त करते हैं। पहला भाग जिसमें लवणों की मात्रा बहुत कम हो वो स्वच्छ वाटर या फ्रेश वाटर कहलाता है। जिसमें लवणों की मात्रा बहुत अधिक हो, जो 33% तक हो सकती है, उसको हम समुद्री लवणीय या मेराइन वाटर कहते हैं। अलवणीय जल या स्वच्छ जल भी दो प्रकार का होता है। एक स्थिर जल जो जैसे तालाब के अंदर पाया जाता है, झील के अंदर स्थिर रहता है, अथवा बहता हुआ जैसे नदी के अंदर बहता हुआ, झरनों के अंदर बहता हुआ जल इत्यादि प्रकार का। जलीय आवास का पहला प्रकार समुद्री जल। एकमात्र एंजियोस्पर्म ज़ोस्टेरा समुद्री जल के अंदर पाया जाने वाला पादप है। अब समुद्री जल में पाए जाने वाला पादप तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? ज़ोस्टेरा। तो ज़ोस्टेरा समुद्री जल में पाए जाने वाला एक एंजियोस्पर्म है। अलवणीय जल की बात करें तो अलवणीय जल के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रिला है, निम्फिया है, वोल्फिया है, अलवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले। अब जल के अंदर पाए जाते हैं तो दो प्रकार के पादप होंगे। एक तो होंगे जिसमें जड़ें नहीं होती और दूसरे होते हैं जड़ें युक्त। तो जैसे वेलिस्नेरिया है वो जड़ युक्त, वोल्फिया है वो जड़ रहित, हाइड्रिला भी है वो इसके कुछ भाग टूट करके जल के साथ में बहते रहते हैं, तो मुक्त प्लावी प्रकार का। सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। तो इत्यादि प्रकार के पादप है वो
अलवणीय जल के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। जलीय आवास के बाद में दूसरा आवास आता है वो स्थलीय आवास। सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो स्थलीय आवास के रूप में। मूल रूप से स्थलीय आवास की पौधों को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है मध्योद्भिद, दूसरा होता है मरुद्भिद, और कभी कभी तीसरा भाग और बढ़ाते हैं वो होता है शीतोद्भिद। शीत आवास में पाए जाने वाले, मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले, और इसके दोनों के मध्य क्षेत्र जिसको समोद्भिद कहते हैं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप। तो मध्योद्भिद के एग्जाम्पल हैं जैसे आम का है, गंजफिर इंडी का मध्योद्भिद है। और मरुद्भिद का एग्जाम्पल कौन सा है? मासल पौधे जैसे नागमणि है, कैक्टस है। मासल संरचना के रूप में है तो उसको हम मासलोद्भिद कहेंगे, अन्यथा शुष्क पादप के माध्यम से या मृदभिद पादपों के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे प्लांट का एग्जाम्पल है इसके अंदर। अब इनको मासलोद्भिद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मरुस्थलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित हैं और जल को संग्रहित करते हैं। तो संग्रहकारी संरचना के कारण ही इसको मासलोद्भिद पादपों के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? जलीय आवास के और स्थलीय आवास के। मृदा की विशेषता और उसमें जल तथा इसकी प्रकृति के आधार पर फिर पौधों को 10 प्रकारों में विभक्त किया गया है। ये किसकी है? मृदा की विशेषता, उसमें जल की उपलब्धता, जो मूल रूप से स्थलीय पादपों के उपभाग है। जैसे अम्लोद्भिद, नाम से स्पष्ट है, अम्लीय पदार्थों की अधिकता युक्त, जो कि अम्ल है, इसीलिए ऐसी मृदा की पीएच हमेशा 7.0 से कैसी होगी? कम होगी। और कम होने के कारण कितनी हो सकती है? 4 से लगा करके 5 तक हो सकती है। अम्लीय प्रकृति की मृदा है, इसलिए हमेशा इसमें कैल्शियम आयन का अभाव होगा। कैल्शियम की यौगिक नहीं पाए जाते। जैसे रूमेक्स और अट्रिका। कौन सा है? रूमेक्स, अट्रिका। किसको कहेंगे हम? उसको अम्लोद्भिद पादपों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा होता है उसको बालुकोद्भिद या सेमोफाइट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेप्टोडीनिया है, मोलिगो है। मोलिगो का एग्जाम्पल हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ याद है आपको कि मोलिगो का एग्जाम्पल कहाँ लिया था हमने? मोलिगो सिरियाना, अल्पजीवी पादप के रूप में था ये। बालुकोद्भिद मूल रूप से बलुई मृदा के अंदर, बलुई मृदा के अंदर पाए जाने वाले पादप को बालुकोद्भिद कहते हैं। जैसे लेप्टोडीनिया, तो बालू है तो बालू के अंदर जल की वैसे भी कमी होती है, जलाभाव पादपों के श्रेणी में आता है। अगला जो प्रकार है उसको नाम देते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट। ऐसी मृदा जिसमें लवणों की मात्रा सबसे अधिक होती है, जैसे सालसोला है, शूड़ा है, इमली है, इत्यादि। कौन से प्रकार के हैं ये? लवणोद्भिद। लवणोद्भिद होने के कारण लवणीय वातावरण पाए जाएंगे और लवणों की मात्रा पादप के विभिन्न भागों में बहुत अधिक होती है। या तो वो संग्रहित करते हैं अथवा उनको निष्कासित करने के लिए इसकी कई प्रकार की लवणीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तीसरा प्रकार था हमारा लवणोद्भिद। चौथा जो प्रकार है वो शैलोद्भिद कहलाता है। शैल या इसको लिथोफाइट कहते हैं। नग्न चट्टान या चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? शैलोद्भिद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेपिडा गैथिस। अगेन क्योंकि चट्टानों पे पाए जाते हैं, चट्टानों के मध्य पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जल की पुनः एक कमी होती है, तो एक नए जलाभाव अनुकूलित लक्षणों युक्त ये पादप पाए जाते हैं। निम्न ताप में पाए जाने वाले या निम्न ताप युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को नाम देते हैं शीतोद्भिद या साइक्रोफाइट। ऐसा तापमान जो बहुत बर्फीली वातावरण होने का बहुत ही कम तापमान पाया जाता है, ऐसा जैसे अल्पाइन क्षेत्र के जितने भी पौधे होते हैं वो सब के सब कहलाते हैं शीतोद्भिद कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है थैलिक्ट्रम। ये प्लांट शीतोद्भिद कहलाता है, निम्न टेम्परेचर के प्रति अनुकूलित होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिपादप भी होते हैं जिसको हम एपीफाइट कहते हैं। अधिपादप का मतलब ऐसा
पादप जो अपने आवास के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर हो, उसको नाम देते हैं अधिपादप। जैसे ऑर्किड्स का पादप है। ऑर्किड्स का पादप हमेशा दूसरे वृक्षीय पादप जैसे आम है, आम की शाखा के ऊपर शाल होते हैं, शाल के मध्य गैप पाए जाते हैं, उस गैप के अंदर ये आसानी से इसके बीज उग जाते हैं। उगने के बाद में इसकी जड़ें होती है वो हवा में लटकी हुई होती है और ऊपरी भाग से इसके पर्ण वगैरह निकल रही होती है। ये खुद फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण कर देता है। और जल कहाँ से अवशोषित करेगा, तो इसकी जड़ें हैं वो हवा में लटकी हुई होती है। इन जड़ों के बाह्य सतह की ओर एक विलामेन नामक का उत्तक पाया जाता है और ये उत्तक वातावरण से आर्द्रता को अवशोषित कर देता है। उसी आर्द्रता का उपयोग पादप जल की पूर्ति के लिए करता है। तो ऐसी मूल को क्या नाम देते हैं, आर्द्रताग्रही मूल। क्योंकि ये पादप शाल के मध्य पाए जाने वाला अवकाश के अंदर पाए जाते हैं और वो अपना पूर्ण रूप से वहाँ पे आश्रित है, इसलिए इसको स्पेस पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिपादपीय पादप का क्या एग्जाम्पल है, ऑर्किड्स। एक आता है मर्तोपजीवी पादप। ऐसे पादप जो अपना खाद्य पदार्थ मृत कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित करते हैं, क्या कहलाएंगे इसको, सेप्रोफाइट अथवा उसको मर्तोपजीवी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप के रूप में जाने जाने वाला पौधा मोनोट्रापा। कौन सा, मोनोट्रापा का एग्जाम्पल किसके रूप में, मर्तोपजीवी के रूप में। अगली जो कैटेगरी आती है वो है हमारी परजीवी प्रकार की, पैरासाइट। ऐसे पादप जो अपना भोजन जीवित कोशिकाओं से प्राप्त करता हो। कौन सी कोशिकाओं से, जीवित। मृत से यदि करता है या मृत कार्बनिक पदार्थों से करता है तो उसको नाम देते हैं मर्तोपजीवी। यदि वो जीवित कोशिका या सजीव कोशिका से भोजन प्राप्त करता है उसको नाम देते हैं परजीवी। ऐसे पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, जैसे कस्कूटा अमरबेल जिसको कहते हैं, या ओरोबैंकी नामक प्लांट। ये दोनों किस कैटेगरी में है, परजीवी कैटेगरी में। अगला जो प्रकार है जो लगभग 10वां प्रकार हो गया वो है कीट भक्षी या इंसेक्टिवरस प्लांट। कीटों का भक्षण करने वाले, कीटों का भक्षण या जंतुओं का भक्षण करने वाले तो मांसाहारी कहलाते हैं। तो इनको भी क्या मांसाहारी पौधे कह सकते हैं, तो सामान्य माता ही मांसाहारी। वैसे मूल नाम इसका क्या हो गया, कीट भक्षी अथवा इंसेक्टिवरस। कीटों का किसका भक्षण करता है, कीटों का भक्षण करता है। ये पौधे चूंकि दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन की उस क्षेत्र में कमी होती है। कौन से युग की कमी, नाइट्रोजन की। और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पादपों में एक नए प्रकार का अनुकूलन हुआ जिसके अंतर्गत कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पादप जैसे नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है या ब्लीडर वर्ड प्रकार का प्लांट है जिसको घट पादप कहते हैं। इन पादपों में होगा क्या कि पर्ण है वो एक घटनुमा हो जाती है, जो घट प्लांट का एग्जाम्पल है। घटनुमा संरचना के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है, बंद आकृति। इसकी ऊपरी भाग की एक पर्ण होती है वो एक ढक्कनुमा संरचना का निर्माण करता है। इसके आंतरिक भाग में स्पर्शक पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं और आधारीय भाग के अंतर्गत पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके यहाँ पर श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। जैसा ही उड़ता हुआ कीट इसके संपर्क में आता है, किसके संपर्क में, इसकी आंतरिक सतह पे, तो श्लेष्मा में वो पकड़ लेता है, चिपक जाता है और चिपकते ही इसके अंदर पाए जाने वाला स्पर्शक सक्रिय हो जाता है और तुरंत प्रभाव से ढक्कनुमा संरचना को बंद कर देते हैं या पर्ण जितनी भी होती है वो संकुचित हो जाती है, बंद प्यालेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही परिवर्तित हो जाती है तो कीट अपने बाहर के कारण फिसलता हुआ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, पाचक ग्रंथियाँ। पाचक एंजाइमों का स्त्राव करती है और स्त्राव करती ही कीट का पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। वो जो लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को अवशोषित कर लेता है जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति पादप को हो जाती है। तो इस प्रकार से वो कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। तो अब कीटों का ही भक्षण क्यों किया ना, दूसरे जीवों क्यों नहीं किया, क्योंकि कीटों का ऊपरी आवरण मुख्य रूप से काइटिन का बना होता है और काइटिन है वो नाइट्रोजनी बहुल कंपाउंड होता है जिससे उस काइटिनी पदार्थ के भक्षण या डाइजेशन से नाइट्रोजन की पूर्ति आसानी से हो सकती है। तो इस प्रकार से कीट भक्षी पादप कीटों के भक्षण के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के आज के इस टॉपिक में
हमने आवास की विविधताएं पढ़ी है कि कितने प्रकार के आवास में कौन कौन से प्रकार के पादप पाए जाते हैं। तो वापस इसको एक बार रिपीट करते हैं। जलीय आवास और दूसरा है स्थलीय आवास है। जलीय आवास में समुद्री जल के अंदर और लवणीय या असमुद्री जल के पादप। स्थलीय आवास में मुख्य रूप से मध्योद्भिद और मोहितभिद प्रकार के। मोहितभिद में पाए जाने वाले वे पादप जो जल संग्रहण करता है वो मास्लोद्भिद कहलाता है। मृदा की विशेषता जल की उपलब्धता और प्रकृति के आधार पर अपनोद्भिद, बालुकोद्भिद, लवणोद्भिद, शैलोद्भिद, शीतोद्भिद, अधिपादपीय, मर्तोपजीवी, परजीवी और कीट भक्षी पादपों के रूप में ये विभक्त है। इस प्रकार से आज के हमने इस टॉपिक में, जिसका टॉपिक का नाम था मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म और प्लांट्स, इसमें हमने आवास की विविधता पढ़ी है। हम अगले वीडियो में मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन प्लांट्स का 3rd पार्ट के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे।